नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज होगी चर्चा की शुरुआत। बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता पेश करेंगे प्रस्ताव और विजयपाल सिंह तोमर करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। 29 जनवरी को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया था संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा की कार्यसूची में भी शामिल। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी जारी रखेंगी चर्चा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। उद्योग और श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी होंगे पेश। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का करेंगे प्रस्ताव। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही अब से कुछ देर बाद सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शामिल है। उच्च सदन में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी है। साथ ही सदन में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े सवाल भी पूछेंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो यहां भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कार्यसूची में शामिल है। सदन में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का भी प्रस्ताव करेंगे। सदन की कार्यसूची में प्रश्नकाल भी शामिल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत होगी। बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए यह सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा की कार्यसूची में भी शामिल है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी चर्चा जारी रखेंगी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर कल विपक्ष के अवरोध के चलते वो अपना भाषण पूरा नहीं कर पाई थी। बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। उन्होंने नए 3 कृषि कानूनों का अपने अभिभाषण में जिक्र भी किया था और कहा था कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। और इस समय हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज बजट सत्र का चौथा दिन और आज हम देखें तो राज्यसभा में
राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और हम जान रहे हैं कि लोकसभा में इस पर चर्चा जारी रहनी है। राज्यसभा की बात करें तो कितना वक्त तय हुआ है इस पर बहस के लिए, और साथ ही हमें बताइए कि जो संवैधानिक प्रावधान हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े वो क्या हैं? निश्चित तौर पे प्रीति, जिस तरीके की हम देखते आए हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सत्र के पहले होता है, लेकिन सच बात यह है कि एक संवैधानिक प्रावधान है इसके लिए, जिसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यह मैं बताऊं कि 10 घंटे तय किए गए हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए राज्यसभा में, और लोकसभा में भी 10 घंटे ही तय हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन समझा जाता है कि 10-11 घंटे के अंदर ये पूरा काम तय हो जाएगा। जो राज्यसभा की नियमावली में लिखा हुआ है उसके लिए है कि 3 दिनों तक इसे स्ट्रेच किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि एक दिन में 10 घंटे पूरे नहीं होते हैं, 2 दिन में नहीं होते, तो 3 दिन तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यह एक प्रावधान है और एक कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जो संविधान की बात है, आमतौर पर हम यह मानते हैं कि वेस्टमिंस्टर जो तरीका है ब्रिटेन का, उसका हम पालन करते हैं, निश्चित तौर पे उसी का पालन करते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में है कि वहाँ का कोई लिखित संविधान नहीं है, परंपराओं के मुताबिक चलता है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र इवॉल्व हुआ है, डिफरेंट स्टेजेज आए हैं। लेकिन भारत का संविधान बिल्कुल लिखित है, और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है और धन्यवाद प्रस्ताव है, दोनों बिल्कुल संविधान में उल्लिखित है। और यह एक कानूनी प्रक्रिया है, यह कोई परंपरा नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के 86(1) में एक प्रावधान है, रोचक प्रावधान है, जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती। 86(1)A में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदन को बुला सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, या संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर एड्रेस कर सकते हैं। और उसके लिए कोई समय का नहीं है कि वो किस समय बुलाएंगे, और राष्ट्रपति जब चाहे बुला सकते हैं, और निश्चित तौर पे वो सरकार की सहमति से होता है। लेकिन राष्ट्रपति को 86(1)A में ये अधिकार दिया गया है। लेकिन मैं बताऊं प्रीति कि कभी भी इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति ने किसी भी सदन को संबोधित नहीं किया है। लेकिन 87(1)A है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। और 87(1) जो है उसमें ये प्रावधान है कि जनरल इलेक्शन के बाद, नई सरकार बनने के बाद, राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को बुलाकर संबोधित करेंगे, एक साथ बुलाकर संबोधित करेंगे। और उसके अलावा जो साल का पहला दिन है, बजट सत्र का पहला दिन है, निश्चित तौर पे साल के पहले दिन बजट सत्र की शुरुआत होती है, तो जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल के पहले दिन जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, उस समय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यह 87(1) में प्रावधान है, और यह लगातार चलता रहा है प्रीति जी। इसी नियम के तहत ये चलता आ रहा है जी। बिल्कुल। और जब हम आज का एजेंडा देख रहे हैं अखिलेश, तो हम जानते हैं आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी ये रोचक जानकारी दी है। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी है। किस तरह से ये अहम रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं सरकार के लिए उपलब्धियां गिनाने का मौका है, तो वहीं विपक्षी दलों के जो सांसद होते हैं वो खामियां गिनाते हैं, सवाल पूछते हैं एक तरह से सरकार से। तो किस तरह का जो चर्चा है, जो बहस है इस पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो हमें राज्यसभा में देखने को मिल सकती है? निश्चित तौर पे जिस तरह के राष्ट्रपति के अभिभाषण का संविधान में प्रावधान किया गया है, उसी तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का भी संविधान में उल्लिखित है, और 87(2) में है उल्लिखित। तो इस पे चर्चा होती है, और इस पे यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, पिछले 1 साल के संपूर्ण जो सरकार की कार्य प्रणाली रही है, सरकार का जो काम रहा है, उपलब्धियां रही हैं, जो मामले रहे हैं, जो समस्याएं उठे हैं देश में, उन सारे पर राष्ट्रपति बोल सकते हैं। और सदस्यों को भी यह अधिकार दिया गया है कि सदस्य भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित जो राष्ट्रपति ने सवाल उठाए हैं, या जो मामले उठाए हैं, या जो बातें कही हैं, उनसे जुड़े हुए सभी मुद्दों पर, और उसके अलावा भी वे चाहे तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सभी तरह के मुद्दों पर सदस्यों को अधिकार है कि वो बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, एक तरह से कहें कि फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो इशू सारे पर सदस्यों को अधिकार होता है। और निश्चित तौर पर आज जब हम कोरोना पीरियड से बाहर निकलने की कोशिशों में हैं, और हम वैक्सीन भी बना रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं, और अपने लोगों को और दुनिया को भी दे रहे हैं, तो यह एक अभी बहुत ही विचित्र परिस्थिति है पूरे देश में भी और पूरी दुनिया में भी। तो मुझे लगता है कि कोरोना से लेकर, किसान से लेकर, रोजगार से लेकर, और उद्योग धंधों से लेकर सारी बातों पर
इस सदन में चर्चा होनी है, क्योंकि जैसा कि आप समझती हैं कि मानसून सत्र के बाद पहली बार सदन बैठ रहा है। विंटर सेशन बीच में नहीं बैठ पाया कोरोना पीरियड के चलते ही, तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें देश में घटित हुई हैं, बहुत सारे मामले उठे हैं, तो उन सारे मामलों पर चर्चा होने की मुझे उम्मीद है। और यह एक मौका होता है जब सदस्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और सरकार का भी यह दायित्व होता है कि सदस्यों के सवालों को जवाब दे, ताकि वो सवाल सदस्यों के नहीं बल्कि देश के सवाल होते हैं। प्रीति, बिल्कुल। और हम देखें तो लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहनी है और बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी चर्चा जारी रखेंगी। हमने देखा कि कल अवरोध रहा और अवरोध के चलते वो अपना चर्चा पूरी नहीं कर पाई, तो लोकसभा में क्या आसार दिख रहे हैं? जो मुझे कल सूचना मिल रही थी कि कल चूंकि बजट सत्र का पहला दिन था, और अमूमन ऐसा होता है कि बजट सत्र के पहले दिन चूँकि मामले काफ़ी संग्रहित होते हैं, कई तरह के मामले होते हैं, विपक्ष में भी कुछ आक्रोश, कुछ गुस्सा, कुछ क्षोभ, सारी चीज़ें होती हैं, तो सत्र के पहले दिन एक स्थिति ऐसी होती है कि संसद काफ़ी बाधित होता है। आमतौर पे ऐसा देखने को मिला है। तो जो मुझे लगा कि कल एक प्रोटेस्ट था सांसदों का, कुछ मामले थे, खास करके किसानों के मामले पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन आज जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं आज है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें चर्चा चलने की, स्मूथ चर्चा चलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। बजट सत्र का चौथा दिन जरूर है, लेकिन कल हम इसलिए पहला कह सकते हैं क्योंकि वो कामकाज के लिहाज से जो तमाम औपचारिकताएं हैं उसके बाद वो शुरू हुआ है। तो लोकसभा में हम देखेंगे किस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ी है। आप अखिलेश हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा एजेंडे में आज क्या अहम है उस पर बात कर लेते हैं। आज संसद में कई अहम पत्र रखे जाने हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। राज्यसभा में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर के केशव राव, डॉक्टर अमी याज्ञिक और के सी रामामूर्ति उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद जयराम रमेश, अश्विनी वैष्णव और बिनोय विश्वम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद टीजी वेंकटेश और प्रसन्न आचार्य परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद राजीव चंद्रशेखर और डॉक्टर अमर पटनायक वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद एम शनमुगम और विवेक ठाकुर श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। वहीं लोकसभा में भी आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद जयंत सिन्हा और गोपाल चिनैया शेट्टी वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद भृतहरि मेहताब और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद सु थिरुनुवुक्कारसुर और रामप्रीत मंडल उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद अनुराग शर्मा और रंजन सिंह राजकुमार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद राहुल कासवां और तीरथ सिंह रावत परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे।
अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनका रुख करेंगे। अखिलेश, मैं चाहूंगी कि जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर चर्चा के अलावा जो अहम कामकाज है उस पर हम बात करें। और हम देख रहे हैं कि कई जो रिपोर्ट हैं वो भी जो आज सदन में पेश की जानी है, दोनों ही सदनों में काफ़ी अहम रिपोर्ट होंगी। निश्चित तौर पे जैसा कि कल हम उपसभापति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को सुन रहे थे, तो उन्होंने इस बात की काफ़ी गंभीरता से अपने ओपनिंग रिमार्क में चर्चा की थी कि किस तरह से इंटर सेशन पीरियड में संसदीय समितियां काम करती रही हैं और काफ़ी संलग्नता से काम करती रही हैं। और आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि संसदीय समितियों की बैठक कोरोना पीरियड में इतनी ज़्यादा हो, या थोड़ा सा सबको कौतूहल था कि इतनी ज़्यादा बैठकें हुई, लेकिन यह सच है कि संसदीय समितियों की बैठकें काफ़ी हुई इस पीरियड में। और कई समितियों ने बाई पार्टीजन रिपोर्ट, खास करके जो कोविड के मामले में संसदीय समिति ने बाई पार्टीजन रिपोर्ट की, मतलब सर्वसम्मति से रिपोर्ट पेश की। तो यह एक संसदीय समिति का एक ऐसा खूबसूरत अध्याय है हमारे लोकतंत्र में, जिसके बारे में कह सकते हैं कि यह एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करता है। हमारे देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में हर विषय पे सभी दल अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं और रखते भी हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं। जब संसद में किसी भी हाउस में वो पटल पर बोलते हैं तो आमतौर पे यह माना जाता है कि अपनी पार्टी का जो ऑफिशियल उनका जो स्टैंड है उसी स्टैंड को बोलेंगे। लेकिन जब संसदीय समितियों में बात होती है, काफ़ी गहनता से चर्चा होती है, वो पार्टी लाइन से अलग हटके सत्य, तथ्य और उसके कई जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, सत्ताधारी दल का भी व्यू पॉइंट और जनता के विभिन्न तबके के व्यू पॉइंट, सारे स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट को लेके वो एक रिपोर्ट बनती है। कई बार डिसेंट भी होती है, कई बार मेजॉरिटी पे होती है, लेकिन आमतौर पे प्रयास ये होता है कंसेंसस रिपोर्ट हो और वो उसे सरकार को दिया जाता है। सरकार के प्रति यह बाध्यता नहीं होती कि सरकार उस रिपोर्ट की सारी अनुशंसाओं को स्वीकार करे, लेकिन कई बार देखा गया है कि सरकार उस रिपोर्ट की कई अनुशंसाओं को स्वीकार करती है, कई बार अधिकांश अनुशंसाओं को भी स्वीकार कर लेती है सरकार। तो यह एक खूबसूरत अध्याय है हमारे लोकतंत्र का। और इसीलिए आज देख रहे हैं कि राज्यसभा में भी तकरीबन 30 रिपोर्टें आज पेश की जा रही हैं और 2-3 और कागजातों के अलावा। तो यह माना जाता है कि संसदीय समितियां जो है वो मिनी पार्लियामेंट होती है और मिनी पार्लियामेंट में सदन जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ शामिल होते हैं। आमतौर पे जो कार्रवाई संसदीय कार्रवाई होती है उसमें संसदीय समितियों में ही सदस्यों को यह मौका मिलता है कि दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठ मिलकर एक चीज़ पे बात करते हैं। उसमें लेजिस्लेशन पर भी बात होती है, विभागों के काम काज पर भी बात होती है, उस पर भी रिपोर्टें आती हैं। तो ये एक कहें कि संसद के अंदर एक संसद को गाइड करने वाला और संसद कई बार संसद के में हुई प्रक्रियाओं से भी ऊपर हटकर आगे बढ़कर बातचीत करने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती है और काफ़ी सफल प्रयोग माना जाता है कि भारत में इसका काफ़ी सफल रहा है संसदीय समितियों का कामकाज। जी, गहन पड़ताल, गहन विचार विमर्श और उसके बाद जैसा आपने कहा कि अपने आप में मिनी पार्लियामेंट, और आज संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही काफ़ी अहम प्रतिवेदन रखे जाने हैं। अखिलेश, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। अब हम प्रश्नकाल की तरफ बढ़ेंगे जो कि संसदीय प्रक्रिया का एक काफ़ी अहम हिस्सा है और बात प्रश्नकाल की कर लेते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद पी विल्सन पूछेंगे कि क्या चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में माल के प्रबंधन के लिए नए विमानपत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। सांसद संभाजी छत्रपति पूछेंगे कि क्या देश में घरेलू विमान यातायात सामान्य हो गया है। सांसद संजय सेठ पूछेंगे कि 2014 से पहले देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन थे और पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का निर्माण किया गया। और अब बात करते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद डीपी वत्स पूछेंगे कि क्या सामाजिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं के मौजूद होने के बावजूद देश की गरीब जनता को अब भी चिकित्सीय, सामाजिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सांसद सुशील कुमार गुप्ता पूछेंगे कोविड-19 को देखते हुए दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांग जन संबंधी व्यापक समावेशी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाने हैं। सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पूछेंगे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2019 नाम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में क्रमशः 7.3% और 26.5% वृद्धि हुई है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पूछेंगे, सरकार ने रोहिंग्या प्रवासियों को निर्वासित करके वापस उनके मूल देश भेजने के लिए कोई कदम उठाए हैं? सांसद संजय राउत पूछेंगे कि पिछले 1 वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों से बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। सांसद ए विजय कुमार का सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट आ रही है। सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव का सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है? सांसद महेश पोद्दार पूछेंगे, परिवहन और व्यावसायिक क्षेत्र में नियोजन के साथ साथ प्रवासी और घरेलू श्रमिकों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए क्या अखिल भारतीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं? और अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर प्रश्नकाल की बात करें तो आज हम देख रहे हैं जिन विभागों जिन मंत्रालयों से जुड़े सवाल हैं उसमें गृह मंत्रालय शामिल है, नागर विमानन मंत्रालय है, साथ ही सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से भी जुड़े सवाल हैं जो पूछे जाने हैं। प्रश्नकाल कितना अहम रह सकता है आज के एजेंडे को देखें तो? देखिए, प्रश्नकाल हमेशा अहम होता है। संसद का जब सत्र चलता है उस समय प्रश्नकाल सबसे पहले इसीलिए आयोजित किया जाता है। आजकल हालांकि 0 आवर सबसे पहले राज्यसभा में किया जा रहा है, लेकिन प्रश्नकाल को सबसे अहम इसलिए माना जाता है कि यह एक मौका होता है जब सांसद सीधा सीधा सवाल पूछते हैं और जो मंत्री संबंधित मंत्री हैं उनको जवाब देना होता है। तो यह जो पूरा जवाब होता है वो ऑन द रिकॉर्ड होता है और तथ्य से परिपूर्ण होता है। मतलब इस जवाब को आप किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, चाहे रिसर्च में या किसी भी तरीके से ये जवाब उपयोग किए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सरकार को इसकी काफ़ी तैयारी करनी होती है और इसीलिए सरकार प्रश्नकाल के लिए काफ़ी मुस्तैद होकर आती है। अधिकारी भी, जो संबंधित अधिकारी हैं, वे भी ऑफिशियल गैलरी में साथ साथ बैठे रहते हैं। और इसकी एक खास खूबसूरती यह भी है, जिस तरीके से आप नाम ले रहे थे, चाहे वो संसद जो भी सांसद हो जिन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा और सदन में उनको 2 और सप्लीमेंट्री सवाल पूछने, अपने जिस सवाल को उन्होंने पूछा है 2 सप्लीमेंट्री और सवाल पूछने का मौका दिया जाता है। और उसके बाद अगर कोई अन्य सदस्य चाहे उस पर सवाल पूछना तो वह भी पूछ सकता है। तो इस मामले में कहा है कि पूरी तरह मंत्रालय और मंत्री उस मामले में समेकित जवाब देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और सदन उनको बाध्य कर देता है कि उस प्रश्न से संबंधित जितने आयाम हैं उन सारे आयामों पे सदस्य सवाल कर सकते हैं निश्चित तौर पे। और तकरीबन 20 अहम सवाल एक दिन में स्टार्ट होते हैं जिनको कि सदन के पटल पे जवाब देना होता है। और उसके अलावा कई अनसार्ट क्वेश्चन भी होते हैं जिसका लिखित जवाब पहले ही दे दिया जा चुका होता है। तो यह बहुत ही अहम समय होता है सदन के लिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कि माना जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी सदन के प्रति होती है और यह जिम्मेदारी प्रश्नकाल में साफ साफ झलकती है कि हर 1 मिनट पे सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल अखिलेश, और इसी के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले अहम सवालों की। और सबसे पहले बात करते हैं कोयला मंत्रालय से जुड़े सवालों पर। सांसद जयंत सिन्हा का सवाल कोयला मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, वाणिज्यिक कोयला खनन नीति के प्रमुख लाभ क्या हैं? सांसद डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी पूछेंगे, क्या सरकार नई कोयला खदानें खोलने की योजना बना रही है? और एक नजर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्रालय से जुड़े सवालों पर। सांसद नबा कुमार सन्निया का सवाल संचार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे,
देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल और लैंडलाइन उपभोक्ताओं की संख्या राज्यवार कितनी है? सांसद शंकर लालवानी पूछेंगे, क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश में डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है? और अब बात रेल मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद कौशल किशोर का सवाल रेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के साथ जोड़ने के लिए पिछले 2 वर्षों के दौरान कोई नई रेल सेवा आरंभ की गई है? सांसद दीपक बैज पूछेंगे, पूर्व तटीय रेल के अंतर्गत निर्माणाधीन राजहरा जगदलपुर रावघाट रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? और एक नजर डालते हैं लोकसभा में पूछे जाने वाले कुछ अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवालों पर। सांसद मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने आज तक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंतर्गत 945 करोड़ रुपए के कोष से किसी धनराशि का व्यय किया है? सांसद मीनाक्षी लेखी का सवाल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से होगा। क्या सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र एनईआर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है? सांसद एस ज्योतिमणि का सवाल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का ब्यौरा क्या है? और अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आगे देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।